हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 6 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले यात्रा करने वाली भारत की जो पहली महिला यात्री है वो कौन थी। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर था मनसा प्रीतचंडी। कौन था? मनसा प्रीतचंडी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं यहां पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है 1999। यहां पर जो 1919 में है, 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 5 अप्रैल को। देखिएगा, घटना है 5 अप्रैल 1919 की, जब यहां पर पहली बार मुंबई से लंदन की यात्रा के लिए जो प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत था SS लॉयल्टी, इसकी पहली यात्रा की याद के अंदर जो है ये आपका हर साल 5 अप्रैल को ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला अपडेट देखिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, जिसको शॉर्ट में है PM विकास योजना की शुरुआत की है। जो PM विकास योजना या फिर प्रधानमंत्री विकास का जो संवर्धन परियोजना है, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अल्पसंख्यकों के मामलों के मंत्रालय के द्वारा। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में, तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर देखिएगा, जो केंद्रीय मंत्री इसके इन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो PM विकास योजना है, इसको आज से लागू कर दिया गया है और जो जरूरतमंद है उनको रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रदान करते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर ये साबित होने वाली है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होगा? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना का जो मतलब कि जरूरतमंद जो लोग हैं उनको रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रदान करना और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में जो है ये उनको जो है बढ़ावा देगी। ठीक है, हाल ही में इसी दौरान जो है मुंबई के जो पनवेल है उसी में मुस्लिम समुदाय के लिए आवासीय सिविल सेवा परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम का भी जो है उद्घाटन किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो मुख्तार अब्बास नकवी है, इन्होंने कहा है कि सरकार की बैकअप टू ब्रिलियंस नीति ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी को लगभग 10% से अधिक बढ़ाया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिएगा, अगला अपडेट है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है ये। और यहाँ पर देखिएगा, हाल ही इसने अपनी पहली यात्रा के लिए यांगत्जे नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के चियांग में बंदरगाह पर वापस आ गया है। इस क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला अपडेट देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है। इनका नाम है अरुण आभा घोष। क्या नाम है? अरुण आभा घोष। इन्हीं को यहाँ पर इसके लिए उच्च मतलब कि इनके मतलब सदस्य के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री की अप्रैल 2022 में भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हाल ही जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर भारतीय दौरे पर रहे हैं और इनके दौरान टोटल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के बीच में, जिसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सोलू कॉरिडोर जो 132 kV पावर ट्रांसमिशन लाइन है, इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर सही है। उसके अलावा जो जयनगर और कुर्था के बीच में
35 किलोमीटर लंबी सीमा पार ट्रेन जो यात्री ट्रेन है सेवा है उसका भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये जयनगर और कुर्था के बीच जो 35 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा है इसका उद्घाटन यहाँ किया गया है, जो कि कनेक्टिविटी देगी, नेपाल और भारत को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। देखिएगा यहाँ पर आपको बता दें जो अभी जो भारतीय दौरे पर रहे हैं, मैंने बताया नेपाल के जो प्रधानमंत्री देउबा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मैंने बताया 4 जो मतलब कि जो परियोजनाएं हैं उनके लिए टोटल 4 हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, टोटल 4 समझौते हुए थे। उसी दौरान इन्होंने जो है जो यहाँ मैंने बताया कि जो सोलू कॉरिडोर है उसका यहाँ पर उद्घाटन किया है। साथ ही यहाँ पर इन्होंने जो है जो दोनों देशों को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली जो 35 किलोमीटर रेल लाइन है उसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 90 किलोमीटर की एक पावर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन भी इन्होंने किया है। साथ ही यहाँ पर जो नेपाल है उसमें रुपे कार्ड को भी जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो रुपे कार्ड है अब यहाँ पर नेपाल में भी इसको लॉन्च कर दिया गया, तो नेपाल में भी आप रुपे कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ पर हुए हैं इस दौरान। नेक्स्ट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य देश कौन सा बन गया? करेक्ट आंसर होगा नेपाल। मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रधानमंत्री नेपाल के देउबा वो अभी भारतीय दौरे पर रहे थे, उसी दौरान यहाँ पर जो नेपाल है ये भी अब इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले यहाँ पर 105वें सदस्य बन गए हैं। ठीक है, हाल ही ये भी इसमें शामिल हो चुका है नेपाल भी। देखिए यहाँ पर इस ISA की बात करें तो 30 नवंबर 2015 को इसका गठन किया गया था, IA का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, जो एक यहाँ पर फ्रांस है उसके सहयोग से फ्रांस और भारत ने मिलकर जो है इसका मतलब की स्थापना की थी पेरिस के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है, जो सौर ऊर्जा क्षमता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर मतलब की सौर ऊर्जा क्षमता है उसको बढ़ावा देने के मकसद से इसको शुरू किया गया था। जो इसके तहत जो स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण और जो सार्वजनिक परिवहन तथा जो जलवायु का समर्थन करने वाले जो राष्ट्र हैं उनका एक समूह है, ये उनको एक साथ करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य समझौते का। ठीक है, तो अभी पिछले कुछ दिनों की अगर बात करते हैं तो इस समझौते के अंदर जो है टोटल जो संख्या हो गई है टोटल देशों की वो कितनी हो गई? 105 हो गई है, जिसमें अंतिम जो अभी शामिल हुआ है वो नेपाल हुआ है। इससे पहले 7 जनवरी को जो है इसमें एंटीगुआ और बारबाडोस भी शामिल हुआ था जो हमने डिस्कस किया था। और उससे पहले जो है इसमें इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस भी जो है इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये लास्ट कुछ कंट्रीज हैं जो आपके साथ जो पिछले कुछ समय में जो है इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में किस उद्देश्य से भारत में 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री जो रेफरेंस मटेरियल्स है इनको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा डोपिंग रोधी विश्लेषण के लिए। किसके लिए? डोपिंग रोधी विश्लेषण के लिए। जो देखिए यहाँ पर भारत में जो डोपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, अभी इतना विश्वसनीय नहीं है, तो उसके लिए जो मटेरियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बाहर से लाने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है इसी को यहाँ पर भारत में विकसित करने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए, डोपिंग टेस्ट को भारत में विश्वसनीय बनाने के लिए जो है यहाँ पर भारत ने हाल ही में 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री जो हैं इनका विकास किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ श्री अनुराग ठाकुर सिंह ने बताया कि डोपिंग निरोधक जो परीक्षण है इसको सशक्त करने के लिए इन नई दुर्लभ रासायनिक संदर्भ सामग्रियों को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अब जो है इसी के विकास से भारत डोपिंग निरोधक विज्ञान में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले तक जो है भारत दूसरे देशों पर निर्भर था डोपिंग टेस्ट करवाने के लिए। ठीक, डोपिंग टेस्ट को मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। डोपिंग टेस्ट जो कि जो प्लेयर्स होते हैं जो कुछ अपने मतलब की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह, ये पावर को बढ़ाने के लिए कुछ जो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनके टेस्ट के लिए डोपिंग टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, टेम्पल 360 वेबसाइट जहाँ कोई भी भारत के किसी कोने से किसी भी समय और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर का दर्शन कर सकता है, का शुभारंभ किसने किया है? करेक्ट आंसर होगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी। टेम्पल 360 वेबसाइट की यहाँ पे बात हो रही है। देखिएगा, टेम्पल 360 वेबसाइट जो है एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप कई सारे जो पॉपुलर जो मंदिर हैं उनको यहाँ पर इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, वहाँ की लाइव जो मतलब की पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर इसमें ऐड की गई है। तो आप किसी भी समय अपने जो पसंदीदा मंदिर हैं उसके दर्शन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। तो यही फैसिलिटी ये यहाँ पर करवाती है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हाल ही मीनाक्षी लेखी ने किया है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और
परिषद की स्थायी समिति में जो उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो सुश्री अपराजिता शर्मा है। क्या नाम है? सुश्री अपराजिता शर्मा। तो इन्हीं को यहाँ पर जो हाल ही में प्रशासन और प्रबंध पर परिषद की जो स्थायी समिति है उसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, विकास कुमार को हाल ही में किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक चुना गया है? तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जो यहाँ पर विकास कुमार है इनको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो है, जो दिल्ली मेट्रो है इसका नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है, अगला अपडेट, किसके द्वारा लिखित क्वीन ऑफ फायर, क्या नाम है? क्वीन ऑफ फायर नामक जो पुस्तक है हाल ही में लॉन्च की गई है। ये पुस्तक लिखी गई है आपकी किसके द्वारा? देविका रंगाचारी के द्वारा। देविका रंगाचारी ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक की बात करें तो ये किसके बारे में है? पुस्तक जो है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है। किसके बारे में है? क्वीन ऑफ फायर जो है ये झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उन्हीं की कहानियों का अन्वेषण करती है। ये पुस्तक लक्ष्मीबाई की जो रानी है सैनिक और जो राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। साथ ही पुस्तक इस बात का विस्तृत विवरण देती है कि कैसे रानी ने एक विधवा के रूप में राज्य पर अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्रांतिकारियों में शामिल हो गई। तो ये आपका इस पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये आपसे यहाँ पर पूछेगा। जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।